हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अमान के साथ। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? जिस चैप्टर का आप सबको इंतज़ार था वो चैप्टर आ चुका है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ। प्लांट रिप्रोडक्शन में हमने देखा था 32 लेक्चर्स में कि किस तरह से पूरी की पूरी उनकी डेवलपमेंट हुई थी, और हमने क्या किया था कि प्लांट रिप्रोडक्शन को पूरी तरह से कंप्लीटली कंपेयर किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ। क्योंकि अब हम पढ़ ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन रहे हैं, तो हम अब क्या कोशिश करेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन को भी हम प्लांट रिप्रोडक्शन के साथ कंपेयर करने की कोशिश करें, ताकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हों। और ये चैप्टर तो और पढ़ने में भी आपको और ज़्यादा आसान इसलिए होगा क्योंकि अब आप चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से इमेजिन भी कर पाओगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो कॉपी पेन निकाल के रखिए और हेडिंग डाल लीजिए इंट्रोडक्शन। राइट। अगर बात की जाए रिप्रोडक्शन की, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने जब रिप्रोडक्शन को डिफाइन किया था, उसका जो बेसिस था दैट वाज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो फुल फ्लेज्ड सेक्सुअली मोड होता है। इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे। इट इज द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस द ऑलमोस्ट, या कह सकते हैं टू प्रोड्यूस ऑलमोस्ट सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। बात समझ में आई? हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहा था कि अपनी ही तरह यानी कि सिमिलर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनिज्म, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ऑलमोस्ट सिमिलर। जैसे कि जिस तरह से अगर आप अपने फेस को अपने मम्मी पापा के साथ कंपेयर करोगे तो कंप्लीटली वो मैच नहीं करता है, थोड़ी बहुत वेरिएशंस होती है। इट इज द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स that are almost, this is the most important word, that are almost similar to the parents or themselves। बात समझ में आई? और क्योंकि ये जो रिप्रोडक्शन है 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता है तो वो लिविंग हम उसको कंप्लीटली नहीं कह सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मेन एम क्या होता है? ताकि वो अपनी जो जनरेशन है वो उसको कंटिन्यू कर सके, अपनी स्पीशीज को आगे कंटिन्यू कर सके। और फिर से एक और बात, हमने एसेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें एक हमने टाइप पढ़ी थी सबसे पहली, दैट वाज द फिजन। कि फिजन जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें यूजुअली ऑर्गेनिजम्स इमॉर्टल होते हैं। तो वहाँ पे क्या था? सिंगल इंडिविजुअल इमॉर्टल था। लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है कि अपने पूरे के पूरे ग्रुप को वो क्या रखे? इमॉर्टल रखे। इमॉर्टल कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से आपका परिवार है, आपका जो परिवार है जिसे कहा जाता है पीढ़ी, पेडिग्री जिसे कहा जाता है, वो जो एक पीढ़ी चल रही है वो अभी तक क्या हो रही है? कंटिन्यू हो रही है। तो वो हमेशा के लिए कंटिन्यू ही रहती है। खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात हो जाए तो सारे के सारे एक फैमिली के मेंबर खत्म हो जाएं, ऐसा बहुत ही रेयर होता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ह्यूमन बींग्स, उनका ये मोटिव रहता है कि अपना जो ग्रुप होता है वो उसको क्या रखें? इमॉर्टल, ताकि वो कभी भी खत्म ना हो। बात समझ में आई? इसका एक और एम क्या होता है? ताकि अपने स्पीशीज का नंबर बढ़ाए, पॉपुलेशन बढ़ाए उसकी। और रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। दो तरीके कौन से थे? एक था एसेक्सुअल और दूसरा था सेक्सुअल मोड। बात समझ में आई? अब बात कर लेते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इसमें कुछ थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। याद रखिए, ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसमें हम आपको इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिएगा कि हम जो पॉइंट्स बता रहे हैं ये आगे एक्सप्लेन नहीं होंगे। हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन होगी कि आपको बस मज़ा ही आ जाएगा। बात समझ में आई? ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखिए, यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? सेक्सुअली। और ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? वाइविपेरस, डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं
और यहाँ पे क्या होता है, जो जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं वो उनको क्या कहा जाता है, गैमीट्स। तो गैमीट्स दो तरह के होते हैं, वन इज द मेल गैमेट, अनदर इज द फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या है, स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट क्या है, ओवम और एग भी आप कह सकते हैं। बात समझ में आई? तो जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सीधी सी बात है, माइंड में आपकी सबसे पहली चीज जो स्ट्रक करती है दैट इज कि एक बेबी होगा, लेकिन वो जो बेबी हो रहा है वो किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें हम इस फेज में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो बेसिकली जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम उसको दो डेवलपमेंटल पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, ये फेजेस में बांटते हैं। पहला पीरियड होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड। सो एम्ब्रियोनिक पीरियड का दूसरा नाम होता है प्रीनेटल पीरियड। सो प्रीनेटल पीरियड का मतलब हुआ, प्री मतलब पहले। सो ये वो वाला पीरियड है कि एम्ब्रियो से लेके बर्थ तक, क्या बोला मैंने, एम्ब्रियो से लेके बर्थ तक का जो पीरियड होता है उसको कहा जाता है प्रीनेटल पीरियड और एम्ब्रियोनिक पीरियड। ये नीट में पूछा गया है। और एम्ब्रियो बनने से लेके बर्थ तक का जो फेज होता है, वो जो पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, वो पूरा का पूरा ह्यूमन फीमेल की बॉडी में डेवलप होता है। बॉडी कहाँ, उसके यूट्रस में, उसके वॉम्ब में, या आप कह सकते हैं उसकी बच्चेदानी में। सो प्रीनेटल पीरियड कहाँ पे होता है, इट अकर्स इनसाइड द यूट्रस। और उसके बाद आता है पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड। सो पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड यानी कि द पीरियड आफ्टर द बर्थ। सो पीरियड आफ्टर द बर्थ क्या हुआ, द फेज बिटवीन द फेज आफ्टर द बर्थ एंड डेथ। सो बर्थ और डेथ के बीच का जो फेज होगा उसको कहा जाएगा पोस्ट नेटल पीरियड। और ये कहाँ पे होता है, इट विल अकर आउटसाइड द यूट्रस, क्योंकि बेबी का डिलीवरी हो चुका है। अब जो ये दो फेज हैं, कौन से, इस एम्ब्रियो के बनने से लेके डेथ तक, या आप ये कह सकते हैं कि सिंपली अगर पहले मैं बात करूं कि एम्ब्रियो से लेके बर्थ तक का जो फेज है, इसमें कौन कौन से फेजेस आते हैं, यही हमें इस चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फेजेस होते हैं कि बेबी के बनने से लेके, शुरुआत होने से लेके बेबी के बर्थ तक कौन कौन से पीरियड्स आते हैं, तो जिनको कहा जाता है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। सो इस फेज में 4 मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं। कितने, 4 मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला इवेंट आएगा गैमेटोजेनेसिस, अभी बताएंगे क्या होता है। उसके बाद दूसरा इवेंट आएगा फर्टिलाइजेशन, जिसको कंसेप्शन कहा जाता है। उसके बाद ये जो 1 2 3 4 5 5 फेज जो लिखेंगे, पूरे के पूरे थर्ड फेज है, पूरा का पूरा थर्ड फेज के फेजेस है सारे। और फाइनल जो फेज आता है इसको कहा जाता है पार्चुरेशन। तो आइए अब समझते हैं कि हम जो ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनको अगर मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो क्या क्या इसमें आएगा। तो सबसे पहला जो फेज आएगा दैट इज द गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस सिंपली द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो प्लांट रिप्रोडक्शन में भी आपने देखा था गैमेटोजेनेसिस के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सिस्टम, और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से गैमेट्स बनते हैं। सो गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल दो है, सो गैमेटोजेनेसिस को दो फेजेस में डिवाइड किया जाएगा। सो गैमेटोजेनेसिस इन मेल्स, मेल्स में गैमेट्स बनने के प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। और फीमेल में कहा जाता है oogenesis, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ ओवम। बात समझ में आई। सो स्पर्मेटोजेनेसिस, सॉरी गैमेटोजेनेसिस के दो इवेंट्स हो गए, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस का ही सब फेज आप कह सकते हैं इंसेमिनेशन, यानी कि जब गैमेट्स बन गए, सो वो जो गैमेट्स है मेल गैमेट अब कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, फीमेल में। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन, द ट्रांसफरेंस ऑफ मेल गैमेट्स इनटू द फीमेल बॉडी। ये हम पढ़ेंगे डिटेल्स में किस तरह से होता है, तो उसको कहा जाता है इंसेमिनेशन। सो इंसेमिनेशन के दो मेथड्स होते हैं, फर्स्ट इज द नेचुरल मेथड दैट इज द सेक्सुअल इंटरकोर्स, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये भी हम पढ़ेंगे इन द टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक। बात समझ में आई। सो हर एक चीज का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जब पहला फेज हो गया, जब गैमीट्स ट्रांसफर कर गए, देखिए प्लांट्स में भी यही हुआ था। तो उसके बाद क्या कर जाएगा, मेल गैमीट फ्यूज करता है
फीमेल गैमेट के साथ, जिसको कहा जाएगा द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन को कंसेप्शन भी कहा जाता है। कंसेप्शन का मतलब ये होता है व्हेन द वुमन इज सेड टू बी प्रेग्नेंट, कि अब वो वुमन प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसके मेंस्ट्रुअल फेजेस बंद हो जाते हैं। बात समझ में आई? अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, सो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है जाइगोट। क्या होता है? जाइगोट। सो इसके बाद, जाइगोट के बाद जो सेकंड फेज के बाद थर्ड फेज आता है, इसको आप कंप्लीटली कह सकते हैं जाइगोट का डेवलपमेंट। तो जाइगोट के डेवलपमेंट में देखिए कौन कौन से फेज होते हैं, यही हम देखेंगे। सो जो सबसे पहला फेज आता है दैट इज द क्लीवेज। सो क्लीवेज कहने का मतलब है, अब जाइगोट क्या है, एक चीज हमेशा याद रखनी है आपको, ये भी नीट का ऑब्जेक्टिव है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का सबसे पहला सेल कौन सा होता है? जाइगोट। कौन सा होता है? जाइगोट। फिर हमने देखा था जिस तरह से डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो हमने देखा था, जाइगोट से ही पूरा का पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ था, एक सेल से कितने सारे ढेरों सेल्स बने थे। उसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स में भी जाइगोट का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। सारी चीजें डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो क्लीवेज होगा, यानी कि उसका ब्रेकेज होना शुरू होगा। जब जाइगोट टूटेगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो की क्या आएंगी? अलग अलग स्टेजेस आएंगी, और वो जो एम्ब्रियो है वो क्या करेगा? यूट्रस की वॉल के साथ अटैच कर जाता है, जिसको कहा जाता है इम्प्लांटेशन। सो इम्प्लांटेशन कब होता है, क्लीवेज कब होता है, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सो जब इम्प्लांटेशन हो गया, वो जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस के साथ अटैच हो जाता है, सो उसके बाद होता है प्लेसेंटा का डेवलपमेंट। तो ये भी हम पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा का क्या रोल होता है। उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट फेज होता है गैस्ट्रुलेशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला। सो क्या है, ये जो दोनों फेजेस हैं, क्लीवेज और गैस्ट्रुलेशन, इनमें दोनों में क्या है? अंतर है। सो पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, जो क्लीवेज है, नीट का ऑब्जेक्टिव है, ये होता है जाइगोट से लेके ब्लास्टुला तक जो स्टेज होती है। सो ये सारी स्टेजेस हम आपको बताएंगे, फिलहाल आप इतना सा याद रख लीजिए, जाइगोट से लेके ब्लास्टुला तक का जो फेज होता है उसको कहा जाता है क्लीवेज। क्या कहा जाता है बेटा? क्लीवेज कहा जाता है। अगेन इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, नीट में बहुत बार ये पूछा गया है। और उसके बाद जो गैस्ट्रुलेशन फेज होता है, ये होता है बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट से लेके गैस्ट्रुला फॉर्मेशन। सो अब आप बोल रहे होंगे सर ये गैस्ट्रुला क्या होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है। सो अभी इस चीज के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ये फर्दर जब चैप्टर की डिटेल्स आएंगे तब आएंगे। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। सो क्लीवेज इज द फेज बिटवीन द जाइगोट एंड द ब्लास्टुला। उसके बाद ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन हुआ, प्लेसेंटा फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद गैस्ट्रुलेशन होगा। इसमें क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट से लेके गैस्ट्रुलस तक का जो फेज आएगा। उसके बाद ऑर्गन फॉर्मेशन होगा, जिसको ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। सो ऑर्गेनोजेनेसिस में कंप्लीटली जो बेबी के ऑर्गन्स होते हैं, बच्चे के जो ऑर्गन्स होते हैं, वो पूरी तरह से डेवलप करते हैं। और फाइनली जब सारे के सारे ऑर्गन्स डेवलप कर जाते हैं, सो फाइनली जो बेबी है वो बॉडी से इजेक्ट हो जाता है, फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाता है, जिसको कहा जाता है पार्चुरेशन, और इसको डिलीवरी भी कहा जाता है, या आप इसको चाइल्ड बर्थ भी कह सकते हैं। सो इस चैप्टर में हम ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम सबसे पहले मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका हार्मोनल कंट्रोल कैसा होता है, उसके बाद किस तरह से गैमीट फॉर्मेशन होता है, किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, किस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चलते हैं और वो बाद में बंद हो जाते हैं, राइट। उसके बाद ये सारी की सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। बात समझ में आई? तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आई होप करता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको, और आगे भी इंटरेस्ट अपना क्रिएट करके रखिए, बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपको फुल लेक्चर्स हमारे चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपने लिंक्स दिए हुए हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स के लिए। सो अगर ये आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, सो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।